Hello everyone, I Dr. Vijay Shrivastava welcome you on my YouTube channel MISCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry। क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सेगमेंट में हम आपसे बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके एप्लीकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको लॉ बता रहे हैं कौन सा है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसकी बात हम कर रहे हैं। और ये लॉ जो है वो कोलराउस ने बहुत से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बाद दिया था। उन्होंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ फाइंड आउट की डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और उसकी बेसिस पर ये लॉ जो होता है फ्रेम किया। तो लॉ की जो इम्पॉर्टेंट बात है वो हम आपको बताएं कि है क्या इसमें। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कैटायन और एनायन से मिलकर के बना होता है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को रखते हैं तो जो कैथोड और एनोड ये जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं उनके बीच में कैटायन और एनायन दोनों माइग्रेट करते हैं। तो सॉल्यूशन से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उस कंडक्शन में कैटायन का भी कंट्रीब्यूशन होता है और एनायन का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ये लॉ जो होता है इसी कैटायन और एनायन के कंडक्शन में कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो लॉ पहले हम आपको मेंशन करके बताएं कि लॉ है क्या, कौन सा लॉ हम लोग देख रहे हैं। कोलराउस लॉ ऑफ कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। यानी आयनों के, हिंदी में कहीं से तो कह सकते हैं कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम। तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम, ये लॉ हम लोग देख रहे हैं। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर ऐसा सॉल्यूशन लें जिसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो तो उस कंडीशन में उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता होती है वो कहलाती है उसकी सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमने सॉल्यूशन लिया जिसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वह उसमें उपस्थित कैटायन और एनायन के अलग अलग कंट्रीब्यूशन के योग के बराबर होगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी उसमें इंडिविजुअल कैटायन का कंट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल एनायन का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल फिक्स होता है और वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि किसी पर्टिकुलर कैटायन या एनायन से
जो आयंस एसोसिएटेड हैं उनका नेचर कैसा है। तो लॉ को थोड़ा सा हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बताएं। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte। ये कोलाउस लॉ है जिसका स्टेटमेंट हमने आपको अंग्रेजी में मेंशन करके बताया है। इसी को अगर हिंदी में हम कहें तो कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता अलग अलग धनायन तथा ऋण आयन के योगदान के योग के बराबर होती है। इसे एक बार फिर से देख सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, थोड़ा चाहें तो यहां ऐड कर सकते हैं कि उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित अलग अलग धनायन तथा ऋण आयन के योगदान के योग के बराबर होती है। या ऐसे भी कहें तो बात ठीक है कि किसी विद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता है वो उसके धनायन और ऋण आयन के अलग अलग योगदान को अगर जोड़ दिया जाए तो उसके योग के बराबर होती है। इसी बात को हमने इंग्लिश में मेंशन किया कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of individual contributions of anion and cation of the electrolyte। तो अगर हम इसको जनरलाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें जो कैटायंस हैं और जो एनायंस है उनकी अलग अलग अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम है तो उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी इसको हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान ले रहे हैं मान लिया किसी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब इलेक्ट्रोलाइट,
में न्यू प्लस धनायन यानी केटायन तथा न्यू माइनस ऋणायन यानी एनायन उपस्थित हों तो उसकी सीमांत मोलर चालकता यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा 0 m इक्वल्स टू न्यू प्लस इंटू लैम्डा 0 प्लस प्लस न्यू माइनस इंटू लैम्डा 0 माइनस। ये फॉर्मूला हो गया। बताएंगे वेयर यानी जहाँ लैम्डा 0 प्लस इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of cation और लैम्डा 0 माइनस इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन यानी धनायन की सीमांत मोलर चालकता और ऋण आयन की सीमांत मोलर चालकता। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हमको पता करना है लैम्डा 0 m ये NaCl का, तो कोलाउस लॉ अगर अप्लाई करें, ये कैलकुलेट करना है हमको, ये फाइंड आउट करना है। तो लॉ के अनुसार लैम्डा 0 m NaCl ये इक्वल होगा लैम्डा 0 m Na प्लस प्लस लैम्डा 0 m Cl माइनस, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल्स लैम्डा 0 Na प्लस प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। तो इससे हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यह NaCl की। तो ये बताया आपको कि जो लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है और लॉ से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ कुछ बातें थोड़ी और क्लियर कर दें इसमें कि क्या है। ये बताया कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाएं तो कंडीशन क्या हो उसमें कि उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो, उसकी तनुता अनंत हो, पहली कंडीशन है। और फिर उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं
तो जो इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ होती हैं कैटायंस की और एनायंस की, उनको फाइंड आउट करके उनका अगर सम निकाल दे तो हमको मिल जाएगा उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको एक जनरल फार्मूला से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपको बताया कि कोल्हाउस लॉ होता क्या है और कोल्हाउस लॉ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, इस लॉ के अनुप्रयोग क्या हैं, कहाँ कहाँ ये लॉ या किन तरीक़ों से हम इस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ कोल्हाउस लॉ। आप इसे नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बताया कि लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल इसका बहुत क्लियर है और ये लॉ जो फ्रेम हुआ ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर फ्रेम हुआ। आपको बताया, जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझा दे रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लॉ का बेस समझाएं कि हाउ दिस लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस, थोड़ा सा हिंट करेंगे आपको और फिर एप्लीकेशंस की बात करेंगे। हम आपको थोड़ा सा ये बता रहे थे कि लॉ कैसे आखिर एग्जिस्टेंस में आया। तो देखिए, लैम्डा 0m, एक डाटा की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लैम्डा 0m KCl माइनस लैम्डा 0m NaCl, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई। फिर वैल्यू फाइंड आउट की गई लैम्डा 0m KBr माइनस लैम्डा 0m NaBr, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई। फिर लैम्डा 0m Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड माइनस लैम्डा 0m NaI, ये वैल्यूज जो होती हैं वो फाइंड आउट की गई और ये देखा गया कि इस तरह का रिलेशन हमको मिला, यानी इसका जो डिफरेंस था वो इसके डिफरेंस के इक्वल हुआ और ये डिफरेंस इसके डिफरेंस के इक्वल हुआ, यानी ये वैल्यू जो होती हैं डिफरेंस में बिल्कुल सेम है। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको। इसमें K प्लस और Cl माइनस है, इसमें Na प्लस और Cl माइनस है, तो एनायन दोनों में सेम है, यानी एनायन का कंट्रीब्यूशन जो होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में वो सेम होगा। तो अगर एनायन का कंट्रीब्यूशन माइनस हो गया तो डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा 0m K प्लस माइनस लैम्डा 0m Na प्लस। तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्लोराइड्स हैं, अब वही चेंज हो गया, क्लोराइड के बदले यहाँ ब्रोमाइड आ गए, ब्रोमाइड आ गए तो दोनों ब्रोमाइड आयन का कंट्रीब्यूशन सेम होगा। बताया लॉ में कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता है, सेम होता है, यानी ब्रोमाइड आयन का कंट्रीब्यूशन दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। डिफरेंस बचेगा लैम्डा 0m K प्लस और माइनस ये हो गया लैम्डा 0m Na प्लस का। तो यहाँ भी लैम्डा 0 K प्लस और लैम्डा 0m Na प्लस, यही डिफरेंस आया इसमें भी और इस केस में भी सेम डिफरेंस हमको मिलेगा। तो ये देखा गया कि ये जो डिफरेंस क्लोराइड्स के केस में आया
वही ब्रोमाइड्स के केस में आया और वही आयोडाइड के केस में आया। तो ये तीनों डिफरेंसेस सेम मिले, तो इसने इंडिकेट किया कि कोई केटायन या कोई भी एनायन अगर हम देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वह कंट्रीब्यूशन उसके साथ एसोसिएटेड जो आयन हैं, अपोजिट नेचर के जो आयन हैं, उनके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये वैल्यू जो मिली थी ये थी 23.4 साइमन सीएम स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसी तरह के डाटा की सहायता से ये लॉ जो है एग्जिस्टेंस में आया था। ये हमने आपको थोड़ा सा बताया कि हाउ द लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब हम बात करते हैं आपसे कि जो कोलाउस लॉ है उसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट क्या है। तो बात कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस यानी हिंदी में कह रहे हैं इसको अनुप्रयोग। तो कोलाउस के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है। अब अनुप्रयोग में सबसे पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ lambda 0 m of a weak electrolyte। यानी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा 0 m की गणना। तो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए लैम्डा 0 m की वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको बताएं कि लॉ जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया गया था। सावधान कर लीजिए कि द लॉ वाज गिवन फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के अनंत तन्यता वाले विलीनों की जो सीमांत मोलर चालकता रही उनसे संबंधित ये नियम रहा। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए था, लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो आपको बताएं कि इसके पहले वेरिएशन पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है। तो आप थोड़ा सा अगर रिफ्रेश करें तो आपको ध्यान आएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है या किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसकी वैल्यू हम उस ग्राफ की सहायता से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्राफ था, आपको थोड़ा सा सिर्फ ग्राफ दिखा रहे हैं, उसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन यहाँ 1/2 ये मोलर कंडक्टिविटी थी जिसे प्लॉट किया गया था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ आया था वो कुछ इस तरह का था। इस तरह का ग्राफ था, यानी जो ये कंसंट्रेशन अगर 0 यहाँ मान के चले तो उस हिसाब से 0 कंसंट्रेशन पर यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये जो पोर्शन है वो लगभग आगे चल करके ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाते थे। एसिटिक एसिड के लिए ग्राफ था ये।
तो ये पैरेलल हो गया, तो हम लैम्डा 0 m की वैल्यू, जब ये इंटरसेक्ट करता है इसको, तब लैम्डा 0 m की वैल्यू फाइंड आउट होती। लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, काफ़ी देख रहे हैं कि काफ़ी हाइट तक भी बढ़ा दें तो ये ग्राफ जो होता है इसको टच नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी कि हम प्रैक्टिकली लैम्डा 0 m की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जब ये प्रॉब्लम आई और जब ये लॉ एग्जिस्टेंस में आया, तो इस लॉ की सहायता से पॉसिबल हो पाया कि हम लैम्डा 0 m की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैलकुलेट करना है हमको। मान लीजिए कि लैम्डा 0 m, एग्जाम्पल देख रहे हैं, लैम्डा 0 m एसिटिक एसिड, इसको हमें फाइंड आउट करना है, जिसको कि हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम जो कंडक्टिविटी डाटा यूज़ करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर लैम्डा 0 एसिटिक एसिड, यानी इसके लिए जो कंडक्टिविटी डाटा आपको बता रहे हैं कौन कौन सा लेते हैं। कंडक्टिविटी डाटा जो हम यूज कर रहे हैं वो डाटा है आपका लैम्डा 0 सोडियम एसीटेट, लैम्डा 0 HCl एंड लैम्डा 0 NaCl। ये तीनों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इन सब की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको प्रैक्टिकली मिल जाएगी। यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ इनकी हमको मिल जाएगी या ये अवेलेबल हम ये मान सकते हैं। तो हमको चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी। तो कैसे निकालेंगे, या हम अप्लाई करेंगे कोल्हाउस लॉ। तो हम यहाँ कह सकते हैं बाय अप्लाइंग कोल्हाउस लॉ। तो कोल्हाउस लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कोल्हाउस के नियम से क्या देखेंगे, ये देखिए इसको देखें तो लैम्डा 0 जो सोडियम एसीटेट है ये हो जाएगा लैम्डा 0 Na प्लस लैम्डा 0 CH3COO माइनस। यहाँ लैम्डा 0 अगर HCl का देखें तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 H प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। और उसी तरह से लैम्डा 0 हम ले रहे हैं NaCl का, तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्डा 0 Na प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। तो ये डाटा हो गया जो हम देखते हैं कोल्हाउस लॉ के हिसाब से हमको मिलता है कि केटायन और एनायन का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है इसके सम के इक्वल होगा इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब इन डाटा की सहायता से अगर हम कैलकुलेट करें ये लैम्डा 0 एसिटिक एसिड तो क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम लैम्डा 0 सोडियम एसीटेट और लैम्डा 0 HCl इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं और फिर ये लैम्डा 0
NaCl को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो जो वैल्यू आएगी, मेंशन करें इसको कि कितनी आएगी, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगी आपकी लैम्डा 0 m एसिटिक एसिड या लैम्डा 0 एसिटिक एसिड के इक्वल। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा 0 CH3COOH। अब देखिए कैसे, यहाँ से हम इसको अगर अलग अलग लिखें तो कह सकते हैं ये इक्वल हो गया लैम्डा 0 Na प्लस लैम्डा 0 CH3COO माइनस। ये वैल्यू हो गई इसके लिए। प्लस करेंगे यहाँ पर HCl के लिए तो लैम्डा 0 H प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस, ये वैल्यू हो गई। और फिर माइनस करते हैं तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा 0 Na प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। ये वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड की ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज को ले रहे हैं। तो अब इसमें देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जा रही हैं और बचेगा क्या, लैम्डा 0 Na प्लस, ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। उसी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर लैम्डा 0 Cl माइनस ये प्लस में है और ये वैल्यू चूँकि यहाँ निगेटिव साइन है तो ये वैल्यू जो थी वो माइनस हो गई, यानी ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बच जाएगा लैम्डा 0 CH3COO माइनस, अब प्लस बचेगा लैम्डा 0 H प्लस, और इन दोनों को ऐड करें तो वैल्यू इक्वल हो जाती है लैम्डा, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी लैम्डा 0 CH3COOH, यानी जो राइट साइड में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसके इक्वल वैल्यू हो जाती है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो कोलाउस लॉ है उसकी सहायता से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये बताया आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कोलाउस लॉ कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको ये डाटा दिया रहेगा, लैम्डा 0 सोडियम एसीटेट, लैम्डा 0 HCl, लैम्डा 0 NaCl। आपको सिर्फ इतना करना है एसिटिक एसिड के लिए कि इन दोनों के कंडक्टिविटी डाटा की वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है और NaCl की कंडक्टिविटी डाटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि जो पहला एप्लीकेशन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है इसका। अब हम देख रहे हैं, आप इसे फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, तो आगे हम आपको बताएं इसका सेकेंड एप्लीकेशन क्या है। देखिए चीज़ें बहुत इजी हैं, कहीं मुश्किल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कंसेप्ट है ये। और आप एक बार अगर ठीक से समझ लेते हैं तो फिर इसमें कहीं कन्फ्यूज़न की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आपको बताया कि एक्चुअली लॉ जो होता है वो कैसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की।
तो सेकेंड एप्लीकेशन की बात हम करने जा रहे हैं इसमें। कि कैलकुलेशन आप देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहां पर। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कह सकते हैं कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा की गणना तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपान लैम्डा 0 m। बताएंगे जहां अल्फा इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन at concentration C, यानी सांद्रता C पर वियोजन की मात्रा। लैम्डा m बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C, यानी सांद्रता C पर मोलर चालकता। और लैम्डा 0 m इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी सीमांत मोलर चालकता। तो ये बता दिया कि इस फॉर्मूला से हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अवियोजन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपान लैम्डा 0 m, इस सूत्र की सहायता से गणना कर सकते हैं। तो ये बताया आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, तो अगर कंसंट्रेशन C पर ये मोलर चालकता का मान दिया हो और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता दी गई हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दिया गया हो, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा आपको बताएं
जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, नंबर 3 देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 3 देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट of a weak electrolyte। यानी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको निकालना है, तो फॉर एग्जांपल में कर सकते हैं फॉर एसिटिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड के लिए निकालना हो या किसी अन्य वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर निकालना है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट चूंकि एसिड का है तो Ka इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। इस फार्मूला की सहायता से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता निकाल सकते हैं, जहाँ सी जो होता कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का, अल्फा जो होता है वो कंसंट्रेशन सी पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अल्फ़ा के लिए लैम्डा एम अपान लैम्डा 0, तो ये जो हो जाता है सी लैम्डा एम स्क्वायर अपान लैम्डा 0 एम इंटू लैम्डा 0 एम माइनस लैम्डा एम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों को मिला के चाहे तो हम बता सकते हैं इस तरह से, ये फार्मूला हो गया Ka इक्वल्स टू एन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एसिड हियर इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 एम इंटू लैम्डा 0 एम माइनस लैम्डा एम के, यानी कंसंट्रेशन सी पर जो है वो वियोजन ये कह सकते हैं कि मोलर चालकता, सॉरी लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन सी पर, और लैम्डा 0 एम मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की सहायता से। और जो लास्ट है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स, यानी अल्प विलेय लवणों की विलेयता। तो ये बताया आपको कि इसके ये 4 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। हम कोलॉव्स लॉ की सहायता से इन 4 चीज़ों के बारे में जान सकते हैं।
पहले आपको बताया हमने कि आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। उसके बाद से दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा कोई साल्ट जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, अल्प विलेय है, उसकी विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि कितनी चीज़ें आप इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कोलराउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, ये इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन, और उससे संबंधित फैराडे के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियोस देखते रहिए, अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से मेंशन करते रहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी मेंशन कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। मेनी थैंक्स।